फिरोज शाह तुगलक धार्मिक नीति। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीतियों पर भारत में मुस्लिम शासन के विकास की विशिष्टता के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। भारत में मुस्लिमों का आगमन हुआ और भारत को मूर्ति पूजकों का देश माना गया है। भारत एक दार उल हरब था जिसे दार उल इस्लाम बनाया जाना था। भारत में शासन का संचालन कुरान के शरीयत और तरीकत के नियमों के अनुसार होता था, किंतु प्रारंभ में ही दिल्ली सुल्तानों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि भारत की बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी, इसलिए साम्राज्य निर्माण इस वर्ग के सहयोग और समर्थन के बाद ही संभव था। इसलिए व्यवहार में हिंदुओं की बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त थी। हालांकि शरीयत के अनुसार जिन्हें जिम्मी का दर्जा दिया गया और सैनिक सेवा से मुक्त रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक नीतियों को धर्म से पृथक करने की कोशिश की। उसने उलेमाओं का स्पष्ट विरोध किया, किंतु प्रशासनिक कार्यों में उनके हस्तक्षेप को नियंत्रित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक खिलजी की इस नीति को आगे बढ़ाया और उसने उलेमाओं को भी सामान्य जनता के धरातल पर ला दिया। दूसरी, उसने अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी संपर्क स्थापित किया, किंतु फिरोज तुगलक के पूर्व नीतियों को उलट दिया। उसने राज्य का घोषित उद्देश्य इस्लाम का संवर्धन करार दिया। आरसी मजूमदार ने फिरोज तुगलक को एक कट्टर मुस्लिम करार दिया और जिसने राज्य के कार्यों का संचालन इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के आधार पर करने की कोशिश की। फिरोज तुगलक ने उलेमाओं को राज्य व्यवस्था का एक अंग बना दिया और इतना तक कि अपनी प्रशासनिक नीतियों का अनुमोदन उलेमाओं से कराने लगा। उसने कुरान की कानून को राज्य कार्यों का निर्देशक घोषित किया और शरीयत तथा तरीकत के कानूनों का विस्तार से पालन किया। यही वजह है कि उसने खम्स नामक कर को कुरान के अनुसार संशोधित किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय खम्स में राज्य का हिस्सा 4/5 भाग और सैनिकों का हिस्सा 1/5 भाग निर्धारित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी यही दर जारी रही। फिरोज ने खम्स को कुरान के नियमों के अनुसार परिवर्तित किया। अब राज्य का हिस्सा 1/5 भाग और सैनिकों का हिस्सा 4/5 भाग निर्धारित किया गया। अफीक ने धर्म के संरक्षक के रूप में, साथ ही रहस्यवादियों के शिष्य के रूप में मुल्तान की बड़ी प्रशंसा की। अफीफ का कहना है कि फिरोज तुगलक किसी सैनिक अभियान से पूर्व दिल्ली के संतों के मजार पर जाया करता था। फिरोज तुगलक ने अलाउद्दीन के खानकाह का पुनर्निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने इनाम और वक्फ की भूमि पुनः उलेमाओं को प्रदान की, जो उन लोगों को स्थायी रूप से दे दिया गया। इस्लाम धर्म के प्रभाव में ही उसने क्रूर दंड विधान को बदल दिया। इसमें अंग भंग करना, नाक काट लेना आदि शामिल था, किंतु इस प्रकार के सुधार विशेषतः मुसलमानों के लिए किए गए थे। हिंदुओं के बारे में निर्णय काजी के विवेक पर छोड़ दिया गया था। फिरोज तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने जजिया को ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया, इतना तक कि उसने एक ब्राह्मण को इस्लाम विरोधी कोई कार्य के करने के लिए जिंदा जला दिया। फिरोज ने हिंदुओं को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें सरकारी पद, उपाधि, शिक्षा और अस्पताल की सुविधाएं, जजिया से मुक्त आदि प्रलोभन दिए गए। जैसे कि अफीफ कहता है कि हिंदू विभिन्न क्षेत्रों से आते थे और इस्लाम ग्रहण करते थे। फिर उन्हें जजिया से मुक्त कर दिया जाता और उपहार एवं उपाधियां प्रदान की जाती थी। हिंदुओं के मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई, जैसा कि फुतुहात फिरोजशाही से ज्ञात होता है कि दार उल हर्ब अर्थात साम्राज्य के बाहर के क्षेत्र के प्रति भी उनकी वही कट्टर नीति प्रचलित रही। इसी संदर्भ में ज्वालामुखी और जाजनगर के मंदिरों पर फिरोज शाह के
फिरोज शाह के अभियानों को समझा जाना चाहिए। उसने गाजी की उपाधि धारण की। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति ने भारतीय मुस्लिम शासन के मौलिक विरोधाभासों को स्पष्ट कर दिया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को चोट पहुंचाई। किंतु फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीतियों का मूल्यांकन निम्न बातों के प्रकाश में होना चाहिए। प्रथमतः फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक धार्मिक नीतियों से असंतुष्ट उलेमा वर्ग और मुस्लिम जनमत को संतुष्ट करना चाहता था। दूसरे, वह हिंदू स्त्री से पैदा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की उदार धार्मिक नीति से उलेमा असंतुष्ट हो गए थे। उसके विरुद्ध जगह जगह विरोध होने लगे थे। फिरोज तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक की कड़वी विरासत प्राप्त हुई थी, इसलिए उसकी मुख्य चिंता यह थी कि किसी तरह साम्राज्य को स्थायित्व दिया जाए। दूसरे शासक के रूप में उसके चयन में परंपरावादी तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंततः फिरोज तुगलक उस वर्ग के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता था। उसी तरह वह हिंदू स्त्री से उत्पन्न था। अंततः वह एक प्रकार की हीन भावना से ग्रसित था। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक कट्टर मुस्लिम के रूप में मुस्लिम समुदाय में प्रतिष्ठित रहे। अंततः धार्मिक नीति फिरोज तुगलक की राजनीतिक और प्रशासनिक बाध्यता भी हो सकती थी। उसने कुछ रचनात्मक उद्योग भी किए और इस कार्य में धार्मिक उदारता बरती। जैसे उसने संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। चाहे जो भी कारण हो, किंतु फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति सल्तनत के लिए विघटनकारी सिद्ध हुई। उसने एकीकृत साम्राज्य की नीतियों को उलट दिया और अल्पकालीन लाभ के लिए दीर्घकालिक घाटे का रास्ता चुन लिया। फिरोज तुगलक के अन्य कार्य में फिरोज तुगलक दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने साम्राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य का रूप देने का प्रयास किया। हालांकि उसका लोक कल्याण की अवधारणा धार्मिक आदर्शों से प्रेरित थी, किंतु इसका लाभ सबों को प्राप्त हुआ। वह गरीब और दलितों के उद्धार को अपना धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता था। उसने गरीबों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर पृथक विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। अपने पवित्र सूफी संतों के मज़ारों की मरम्मत कराई और खानकाह की व्यवस्था के लिए भूमि अनुदान भी किए। उसने रोजगार के संवर्धन के लिए विशेष प्रयास किए। रोजगार के संवर्धन के लिए एक विशेष विभाग रोजगार ब्यूरो की स्थापना की गई। वृद्धजनों की देखभाल के लिए उसने वृद्धा पेंशन प्रारंभ की। गरीब लोगों को भोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए उसने लंगर की व्यवस्था कराई। दिल्ली से लोगों की सुविधा के लिए दारुल सफ़ा नामक अस्पताल की स्थापना की गई। न केवल दिल्ली के लिए वरन अन्य क्षेत्रों के लिए भी ऐसा प्रावधान किया गया और इसके लिए प्रांतीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि वह सुल्तान की इस नीति का अनुकरण करते हुए इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित करें। फिरोज तुगलक ने संपूर्ण देश में भू राजस्व का दूसरा आकलन करवाया। यह कार्य हैसमुद्दीन को सौंपा गया। इसने संपूर्ण साम्राज्य में भू राजस्व की राशि 6 करोड़ 75 लाख निर्धारित की। जब साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हुई, फिरोज तुगलक ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। सर डब्ल्यू हेग का मानना है कि उसने 4 मस्जिद, 30 राजमहल, 200 सराय, 5 तालाब, 5 अस्पताल, 100 मकबरा, 10 स्मारक, 100 पुल बनवाए। उसने 1200 बगीचे लगवाए जिससे राज्य को नियमित आय प्राप्त होती थी। उसने हौज इलाही और हौज शमसी की मरम्मत कराई। उसने सिंचाई के लिए उन्नत प्रबंधन किए। माना जाता है कि दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में 11 सराय बनवाई। इससे किसानों को निश्चित ही लाभ प्राप्त हुआ और इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 1,80,000 दासों को एकत्रित किया। इन दासों को शिल्प कार्य के लिए उसने 36 कारखाने स्थापित किए। उससे राज्य को आर्थिक लाभ प्राप्त होता था। उसने शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उसके अंतर्गत मौलवी और उलेमाओं को राज्य की ओर से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई। उसने महत्वपूर्ण नगरों में बहुत सारे विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना कराई। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मदरसा का संचालन होता था जो मस्जिदों के अंतर्गत कार्य करते थे। उसी के अंतर्गत जियाउद्दीन बरनी और अफीफ नामक विद्वान ने अपने
इतिहास हैं। अपने इतिहास के ग्रंथों की रचना की। फिरोज शाह ने स्वयं भी फुतुहात फिरोज शाही की रचना की। उसी के अंतर्गत संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद हुआ। उसने कुछ महत्वपूर्ण शहरों की स्थापना की, यथा फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर आदि। महत्वपूर्ण शहरों के विकास के परिणामस्वरूप व्यापार और वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि हुई। सबसे बढ़कर उसके कल्याणकारी कार्य केंद्रीय दरबार तक ही सीमित नहीं थे, वरन प्रांतीय गवर्नर को भी यह आदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य को पूरा करें। जौनपुर, गुजरात और मालवा के प्रांतीय अधिकारियों ने भी उन कल्याणकारी कार्यों को पूरा किया। इसके कल्याणकारी कार्य की तरह अगर उसकी राजनीतिक बुद्धि भी कुशाग्र होती तो संभवतः विघटन की प्रक्रिया को थोड़े काल तक रोकी जा सकती थी। अंततः फिरोज शाह तुगलक के सिंहासनारोहण के साथ जहां एक नए युग की शुरुआत हुई, वहीं एक पुराने कालखंड का अंत भी हो गया। दिल्ली सल्तनत के विघटन में फिरोज शाह तुगलक की भूमिका। दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए फिरोज शाह तुगलक के उत्तरदायित्व निर्धारित करने से पूर्व इस बात का अवलोकन करना महत्वपूर्ण है कि वह एक ऐसे साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए गद्दी पर आया था जिसकी चूल पहले ही हिल चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में एक व्यक्ति एक सामान्य प्रवृत्ति की उपज होता है और उन प्रवृत्तियों के साथ वह कार्य करता है। हालांकि उसका व्यक्तित्व कुछ हद तक इतिहास की धारा को प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के मूल ढांचा में कुछ मौलिक विरोधाभास था। निम्नलिखित बातों पर विचार करते हुए इस पर प्रकाश डाला जा सकता है, अर्थात सुल्तान और कुलीन वर्ग के परस्पर संबंध, क्षेत्रीय शासकों और मध्यस्थों के बीच संघर्ष, क्षेत्रीय और भौगोलिक कारकों की भूमिका। प्रारंभ में ही दिल्ली सल्तनत दो अन्य प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त था। प्रथम, आंतरिक विद्रोह अर्थात सल्तनत के विरुद्ध हिंदू राजाओं का विद्रोह, और दूसरा बाह्य आक्रमण अर्थात मंगोलों का आक्रमण। सबसे बड़ी समस्या दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व की थी। कुलीन वर्ग और सुल्तान के बीच आंतरिक द्वंद्व प्रारंभ से ही चला आ रहा था, किंतु विभिन्न शासकों ने इसका निराकरण अपने ढंग से ढूंढने का प्रयास किया। इल्तुतमिश ने कुलीन वर्ग को संगठित करने के लिए चहलगामी का निर्माण किया। ये चहलगामी 40 मुख्य सरदारों से मिलकर बनाई गई, किंतु आगे चलकर चहलगामी ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के लिए समस्या पैदा कर दी। बलबन ने कुलीनों के साथ संबंधों को एक नया आयाम दिया। उसने चहलगामी की शक्ति तोड़ दी और उसने राजत्व का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने कुलीनता और रक्त की शुद्धता पर बल दिया। मुक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए उसने प्रत्येक एकता में आय व्यय के ब्यौरे की जांच के लिए एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अलाउद्दीन ने कुलीन वर्ग के आधार को और विस्तृत किया। उसने साम्राज्यवादी नीतियों की सफलता के लिए यह आवश्यक था। उसने तुर्कों के अतिरिक्त गैर तुर्कों को भी कुलीन वर्ग में शामिल किया। दूसरी तरफ उसने मुक्तियों के स्थानांतरण को भी प्रोत्साहित किया। भू राजस्व सुधार आक्रमण को विभिन्न एकताओं में भी लागू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने कुलीन वर्ग का आधार और भी व्यापक बनाया। उसने गैर तुर्कों की अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को भी कुलीन वर्ग में शामिल किया। दूसरी तरफ उसने मुक्तियों पर भी प्रबल नियंत्रण कायम किए। मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन भू राजस्व संग्रह और सैनिक प्रशासन, ये दोनों कार्य अलग अलग कर दिए गए। एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का अपने सैनिक अधिकारियों से संघर्ष, जो अमीरजादा के नाम से जाने जाते सैनिक अधिकारियों की शक्ति में कटौती के परिणाम था। फिर फिरोज शाह का आगमन हुआ, जिसे कुलीन और सुल्तान के बीच संघर्ष की समस्या विरासत से प्राप्त हुई। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की दोषपूर्ण नीतियों को उलटने की कोशिश की। उसने कुलीन वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की और इसी क्रम में उसने कुलीनों को वेतन बढ़ा दिया और सैनिकों से उनके पद को वंशानुगत बना दिया। एकताओं पर से बहुत सारे नियंत्रण हटा लिए और उसके पद को भी वंशानुगत बना दिया। लेकिन आगे हम देखते हैं कि औषधि रोग से भी ज़्यादा घातक साबित हुई तथा फिरोज शाह तुगलक की तुष्टीकरण की नीति अंत में दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए उत्तरदायी हुई। सुल्तान और उलेमा वर्ग के बीच संबंधों की भी एक लंबी परंपरा थी। बहुत सारे दिल्ली सुल्तानों
ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को सफल बनाने के लिए धर्म को राजनीति से पृथक किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग को नियंत्रित किया और प्रशासन में अपने हस्तक्षेप को नकार दिया। मोहम्मद बिन तुगलक एक कदम और आगे बढ़ा और उसने उलेमा वर्ग को सामान्य प्रजा के धरातल पर ला खड़ा किया और स्वाभाविक रूप से कुलीन और उलेमा वर्ग का संगठन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध खड़ा हो गया। अब फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को अपने विश्वास में लेना चाहा। उसने उलेमा वर्ग के पुराने अधिकार बहाल कर दिए और प्रशासन में इस वर्ग के हस्तक्षेप को संभव बनाया। किंतु यहाँ भी हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की तुष्टीकरण की नीति सल्तनत के लिए घातक साबित हुई। सल्तनत काल के उत्तराधिकारियों को कोई निश्चित नियम नहीं थे। निश्चित नियम के अभाव में शक्ति ही उत्तराधिकार की समस्याओं का निपटारा करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत सैनिक तंत्र की स्थापना कर अधिकार के द्वारा शासन को शक्ति के द्वारा शासन में तब्दील कर दिया। उस समय दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व का आधार शक्तिशाली सैन्य तंत्र हो गया और सैन्य तंत्र को बनाए रखने के लिए भूराजस्व की वसूली महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया। आगे से शासन गयासुद्दीन तुगलक ने भी सैन्य संगठन के महत्व को समझा। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सैन्य शक्ति का भरपूर ध्यान दिया, किंतु उससे कुछ सैनिक भूलें हुई, जैसे खुरासान अभियान के समय सैनिकों की नियुक्ति तथा उन्हें पदच्युत किया जाना। अंततः सैनिक तत्व मोहम्मद बिन तुगलक से संतुष्ट हो गए। फिरोज शाह तुगलक को सैनिक असंतोष की एक कड़वी विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने इस समस्या का निराकरण अपने ढंग से करना चाहा। उसने सैनिकों के पद को वंशानुगत बना दिया, किंतु यह एक स्थायी समाधान नहीं था। अपितु इसने सैनिक ढांचा को ढीला कर एवं कमजोर बना दिया और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के विघटन में इस भूल ने अपनी भूमिका अदा की। फिरोज शाह तुगलक एक कुशल सेनापति भी नहीं था। उसने कुछ अभियान किए। उसने बंगाल के दोनों अभियान और सिंध का अभियान असफल रहे। इस तरह दिल्ली सल्तनत के विघटन में बहुत सारे कारक संवेद रूप से उत्तरदायी थे। संघर्ष और तनाव सल्तनत के मूल ढांचे में ही निहित था, जिसको विभिन्न प्रशासकों द्वारा ऊपरी स्तर पर पाट दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में वे मूलभूत विसंगतियां उजागर हो गईं। इस तरह दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी थे और विघटन की भी एक लंबी प्रक्रिया थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने अपनी दुर्बलताओं से उसे तीव्र कर दिया। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति और उसके सार्वजनिक निर्माण कार्यों के विशेष संदर्भ में उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन। फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व तथा कार्यों के दो पक्ष हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। उसकी धार्मिक नीति उसके नकारात्मक पक्ष को दर्शाती है, तो उसके सार्वजनिक निर्माणकार सकारात्मक पक्ष को। इस प्रकार अगर हम फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक और सार्वजनिक निर्माण कार्य पर दृष्टिपात करते हैं तो उसके व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों की मूलभूत विसंगतियां उजागर हो जाती हैं। यहाँ उसके धार्मिक नीति उसे एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में स्थापित करती है, वहीं उसके सार्वजनिक निर्माण कार्य एक शासक के रूप में उसकी अपार रचनात्मक क्षमता को दर्शाते हैं। रूढ़िवादी धार्मिक नीति और सार्वजनिक निर्माण कार्य में लोक निर्माणकार सांस्कृतिक उपलब्धियां। निष्कर्षतः इस प्रकार सार्वजनिक निर्माणकार फिरोज शाह तुगलक को मध्य युग के विलक्षण शासक के रूप में स्थापित करते हैं। वहीं उसकी रूढ़िवादी धार्मिक नीति साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को तीव्र कर देती है। अंततः ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता है कि जहाँ फिरोज शाह तुगलक के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, वहीं पुराने कालखंड का अंत भी हो गया। इतिहास में फिरोज शाह तुगलक को आदर्श मुस्लिम शासक दर्शाया गया है, किंतु उसके व्यक्तित्व एवं नीतियों के सूक्ष्म परीक्षण से दूसरा निष्कर्ष निकलता है। कथन का विश्लेषण करें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में फिरोज शाह तुगलक एक विवादास्पद शासक के रूप में उभरता है। उसकी कुछ नीतियाँ एवं कार्य उसे एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान के रूप में स्थापित करते हैं, किंतु कुछ परीक्षण के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि उसकी रूढ़िवादी धार्मिक नीति बहुत हद तक एक गैर धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित थी।
साथ ही उसकी कुछ नीति एवं कार्य उसे एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान की कतार से अलग कर देते हैं। फिरोज शाह तुगलक का घोषित उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। इसके लिए उसने निम्न कदम उठाए। धार्मिक नीति की रूढ़िवादिता की नीति दिखाई, किंतु तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। गौर से देखने पर ज्ञात होता है कि उसकी धार्मिक नीति उसके राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी। फिर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक युग में धर्म का उपयोग राजनीति में होता रहा है। राजपूत स्त्री से उत्पन्न था, अतः एक प्रकार की हीन भावना से ग्रसित था तथा रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमानों के बीच प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था। शासक के रूप में उसके चयन में परंपरावादी तत्वों का योगदान रहा था। अंततः उसके प्रति भी वह आभार व्यक्त करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक से विक्षुब्ध उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए भी उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। शरीयत के नियमों की अवहेलना की। उसने शरीयत के द्वारा निर्धारित 4 करों को अतिरिक्त 5वां कर सिंचाई कर भी लगाया। संगीत को प्रोत्साहन देना शरीयत के नियमों के अनुकूल नहीं था। फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का परीक्षण करें तो फिरोज शाह तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक से कड़वी विरासत के रूप में कई राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं मिली थी। फिरोज शाह तुगलक ने इन समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। अमीरों को संतुष्ट करने के लिए, उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए और आर्थिक सुधार के क्रम में राज्य के प्रति लोगों की निष्ठा को जीतने के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल देना। उसके इन सुधारों को परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि यद्यपि थोड़े काल के लिए उसने राज्य के विरुद्ध लोगों के असंतोष को कम करने में सफलता पाई तथा राजतंत्र के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव जगाया, फिर वह राज्य को कोई ठोस आर्थिक आधार नहीं दे सका। सबसे बढ़कर उसकी तुष्टीकरण की नीति साम्राज्य के लिए अधिक घातक सिद्ध हुई। उसके विघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। क्या आप सहमत हैं कि फिरोज शाह तुगलक का काल मुस्लिम शासन के इतिहास में अकबर के पूर्व सर्वश्रेष्ठ काल रहा था? सल्तनत काल के इतिहास में फिरोज शाह तुगलक अपार रचनात्मक क्षमता से युक्त एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ठहरता। अंत युग के एक महान शासक अकबर से उसकी तुलना अपरिहार्य हो जाती है, क्योंकि अकबर में व्यापक सृजन क्षमता थी और अकबर ने संस्थागत सुधारों में गहरी रुचि दिखाई थी। किंतु विश्लेषण के पश्चात ऐसा ज्ञात होता है कि फिरोज शाह तुगलक तथा अकबर की नीतियाँ एवं कार्यों का आधार एवं उद्देश्य बिल्कुल अलग था। इसलिए दोनों की तुलना में सावधानी बरतने की जरूरत है। फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा लोक कल्याणकारी कार्य में उपरोक्त बातों में फिरोज शाह तुगलक का रचनात्मक व्यक्तित्व अकबर के निकट दिखता है। फिर भी दोनों के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए अकबर की राजनीति का आधार था सुलह कुल और फिरोज शाह तुगलक की नीति का दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना था। एक दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के काल से लेकर अकबर के काल के बीच फिरोज शाह तुगलक उदार धार्मिक नीति के क्रमिक विकास में एक व्यवधान की तरह उभरता है। फिर अकबर की नीति ने जहां साम्राज्य निर्माण को संभव बनाया, वहीं फिरोज शाह तुगलक ने नीतिगत भूलों ने साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। यही वजह है कि ऐसा स्वीकार करना तार्किक नहीं लगता है कि अकबर के पूर्व शासक फिरोज शाह तुगलक का काल भारत के मुस्लिम शासन के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ काल था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आच्छादित हो गए। इस कथन के प्रकाश में फिरोज शाह तुगलक की नीतियों और कार्यों के महत्व का मूल्यांकन फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आच्छादित हो गया सम्मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता है। इसके 2 कारण। प्रथम, मुस्लिम मोहम्मद बिन तुगलक और एक विवादास्पद व्यक्तित्व था। अंततः अधिकतर विद्वानों ने मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के उद्घाटन में ही अधिक दिलचस्पी दिखाई है। दूसरे, फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक नीतियों एवं कार्यों के 2 पक्ष हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। उसकी तुष्टीकरण की नीति नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है, जबकि उसकी आर्थिक वित्तीय सुधार, लोक कल्याणकारी और सांस्कृतिक योगदान सकारात्मक पक्ष को। फिर गौर से देखने पर यह ज्ञात होता है कि उसकी प्रगतिशील नीतियों एवं कार्य मोहम्मद बिन तुगलक की कड़वी विरासत की देन थी, किंतु इन कार्यों के कारण मध्यकालीन भारत के इतिहास में उसकी प्रगतिशील नीति एवं कार्य भी दब कर रह गए।
मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के विभिन्न वर्ग प्रभावित हुए तथा उनमें व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, किंतु इस नीति के कारण सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया को बल मिला। फिरोज शाह तुगलक की नीति और कार्यों का एक दूसरा पक्ष भी है, जो उसकी प्रगतिशील नीतियों के कार्यों के अंतर्गत दब कर रह गया। भारत की कृषि उन्नति में फिरोज शाह तुगलक के योगदान का विवरण। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन के आरंभ में एक विक्षुब्ध कृषक वर्ग का सामना करना पड़ा। यह उसे मोहम्मद बिन तुगलक की विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। कृषि ऋण की राशि माफ़ कर दी। फिरोज शाह तुगलक ने जनसामान्य की दशा में सुधार के लिए किसान भी शामिल थे। विभिन्न प्रकार करों और अवाबों को समाप्त कर मुस्लिम शरीयत के अनुसार केवल 4 प्रकार के करों को स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने केवल सिंचाई कर लगाया। फिर उसने भूराजस्व की राशि भी कम कर दी। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कार्य के लिए ठोस कदम उठाए। उसने यमुना में 2 नहर, सतलज नदी में 1 नहर, काली सिंध में 1 नहर और घग्गर में 1 नहर निकलवाए। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक के काल में कई अन्य छोटे नगरों का विकास हुआ। सबसे बढ़कर नहरों के निर्माण के निर्माण में क्षेत्रीय कुलीनों एवं जमींदारों को भी प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त उसके काल में लगभग 150 कुएं खुदवाए गए। चूँकि इस काल में पानी को खींचने के लिए गियर प्रणाली पर आधारित फारसी चक्र का विकास हो चुका था, अंततः बड़े खेतों की सिंचाई भी आसानी से संभव हुई। सिंचाई के विकास के परिणामस्वरूप अब दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में खरीफ फसलों के साथ साथ रबी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। खरीफ फसलों के साथ साथ रबी फसलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिला। जैसा कि इब्न बतूता ने पहले पुष्टि हो चुकी है कि भारत की मिट्टी उपजाऊ थी। अंतः सिंचाई के विकास के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन को भी और अधिक प्रोत्साहन मिला होगा। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की खेती में विशेष दिलचस्पी दिखाई। उसने नए प्रकार के फलों, विशेषकर नए आमों के किस्म को भारत में लाया तथा उसके बगीचे स्थापित किए। इस प्रकार बागवानी कृषि के विकास में फिरोज शाह तुगलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बताया जाता है कि उसने फलों में 1200 बगीचे लगवाए। उसे राज्य में 1,80,000 टन का प्रति वर्ष की आमदनी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र में नए नगरों को स्थापित किया था। यथा फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजा आदि कृषि क्षेत्र में निकट इन नगरों को स्थापना में कृषि उत्पादन को और भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि नगरीय जनसंख्या ने कृषि उत्पादन की मांग को और बढ़ा दिया। दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में कृषि उत्पादों के लिए नगरीय जनसंख्या में उपभोक्ता का काम किया। इस प्रकार कृषि की उन्नति फिरोज शाह तुगलक का अद्वितीय योगदान है। शायद अमीरों की संतुष्टि के लिए, उलेमाओं की संतुष्टि के लिए, आर्थिक सुधार के क्रम में राज्य के प्रति लोगों की निष्ठा जीतने के लिए, लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल देना, उसके इन सुधारों का परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि यद्यपि थोड़े काल के लिए उसने राज्य के विरुद्ध लोगों के असंतोष को कम करने में सफलता पाई तथा राजतंत्र के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव जगाया, फिर भी वह राज्य को कोई ठोस आर्थिक आधार नहीं दे सका। सबसे बढ़कर उसकी तुष्टीकरण की नीति साम्राज्य के लिए आर्थिक घातक सिद्ध हुई और उसके विघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। क्या आप सहमत हैं कि फिरोज शाह तुगलक का काल मुस्लिम शासन के इतिहास में अकबर के पूर्व सर्वश्रेष्ठ काल रहा? सल्तनत काल के इतिहास में फिरोज शाह तुगलक अपार रचनात्मक क्षमता से युक्त एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ठहरता है। अंततः मध्य युग में एक महान शासक अकबर से उसकी तुलना अपरिहार्य हो जाती है, क्योंकि अकबर की व्यापक सृजन क्षमता थी। अकबर ने संस्थागत सुधार में गहरी रुचि दिखाई थी, किंतु विश्लेषण के पश्चात ऐसा ज्ञात होता है कि फिरोज शाह तुगलक और अकबर की नीतियों और कार्यों के आधार पर उसके एवं उद्देश्य बिल्कुल अलग थे। इसलिए
इसलिए दोनों की तुलना सावधानी बरती जानी चाहिए। फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं लोक कल्याणकारी कार्य में उपरोक्त बातों से फिरोज शाह तुगलक की रचनात्मक व्यक्तित्व अकबर के निकट दिखता है, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर। उदाहरण के लिए अकबर की राजनीति का आधार सुलह कुल और फिरोज शाह तुगलक की नीति का आधार दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना एक दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के काल से लेकर अकबर के काल के बीच फिरोज शाह तुगलक उदार धार्मिक नीति के क्रमिक विकास में एक व्यवधान की तरह उभरता है। फिर अकबर की नीति ने साम्राज्य निर्माण को संभव बनाया। फिर फिरोज शाह तुगलक की नीतिगत भूलों ने साम्राज्य निर्माण की विघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। यही वजह है कि ऐसा स्वीकार करना तार्किक नहीं लगता। अकबर ने पूर्व फिरोज शाह तुगलक काल भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास सर्वश्रेष्ठ काल था।